नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। देश भर में जो खबरें चल रही हैं उसमें सबसे ज्यादा आज जो चौंकाने वाली खबर थी, जिस पर देश भर में चर्चा का विषय था और आस्था का विषय था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बनारस में ज्ञानवापी तहखाने में जो व्यास परिवार जो पूजा कर रहा था उसकी अनुमति खारिज करने के लिए मुस्लिम पक्ष द्वारा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट लगाई गई थी उसको खारिज कर दिया है। इससे जहां बनारस नहीं पूरे देश भर के साधु संतों की प्रतिक्रिया आई है। उनका कहना है कि वर्षों से यह पूजा चल रही थी, सदियों से यह पूजा चल रही थी और इसको आज से 40 साल पहले जब बंद कर दिया गया था तो उसको चालू करने में कहीं कोई बुराई नहीं है। और वहाँ शंकर भगवान का मंदिर था। अब आगे की लड़ाई ज्ञानवापी पूरा परिसर शंकर भगवान का मंदिर था और वहाँ पर आज भी शिवलिंग है, ऐसा लोगों का मानना है। बहुत सारे लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हिंदू धर्म के लोगों ने जहाँ इस पर खुशी जाहिर की है, वहीं जो मुस्लिम अनुयायी थे जिन्होंने वहाँ पर मस्जिद में चूँकि वहाँ नमाज पढ़ने जाते हैं, उनका कहना था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जी, आज कोर्ट रूम में लॉर्डशिप ने फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर और 227 की एप्लीकेशन जो कि मुस्लिम साइड ने डिस्ट्रिक्ट जज के आदेश के खिलाफ दाखिल की थी, उसमें इन्होंने आज फैसला सुरक्षित रखा था। आज उन्होंने फैसला प्रोनाउंस किया है, जिस फैसले के आधार पर उन्होंने ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ा है, पूरा ऑर्डर नहीं पढ़ा है। उसमें यह कहा है कि मुस्लिम पक्ष द्वारा दी गई दलीलों को बलहीन माना गया है और उसको खारिज कर दिया है। इसका मतलब यह है कि पूजा जैसे वहां चल रही है जारी रहेगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर किया गया उस प्रॉपर्टी का तहखाने का वो चलता रहे। Was under challenge before the Honorable Allahabad High Court, and the crux of this matter is that the ongoing puja which is happening in the Vyas Thekana, the Vyas cellar in Gyanvapi complex will continue. अगली खबर भी कोर्ट से जुड़ी हुई है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो वहाँ पर लगातार विवाद चल रहा था और बंगाल में संदेश खाली में शाहजहां शेख का जो मामला पूरे देश में चर्चा का विषय है, उस छोटी से संदेश खाली क्षेत्र में जो शाहजहां शेख का जो मामला चलता है उस पर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ था। तृणमूल कांग्रेस बैकफुट पर थी। आज कलकत्ता हाई कोर्ट ने उनके बारे में वहाँ की सरकार से पूछताछ की है और इसी मुद्दे पर ऐसा लगता है कि जल्द ही शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब शाहजहां शेख के जो सहयोगी थे उनका 2 दिन पहले घर जला दिया था वहीं के स्थानीय संदेश खाली के ग्रामीणों ने। अब अगला जो उनके एक और साथी थे उनके यहाँ भी हमला हुआ है और पुलिस ने कुछ लोगों को और गिरफ्तार किया है। ये लगता है कि ये मामला कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के लिए समस्या बनता चला जा रहा है। जल्द अगर इसका निदान नहीं किया गया तो पूरे प्रदेश में और देश में तृणमूल कांग्रेस की छवि पर इसका असर पड़ सकता है। वहीं अगली खबर हम महाराष्ट्र से ले रहे हैं। महाराष्ट्र में जांगरे जी जो आरक्षण चला रहे थे, जिस पर वो मांग कर रहे थे, सरकार ने विशेष सदन का सत्र, शिंदे सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर वहाँ पर कोशिश की थी कि वो 10% आरक्षण दे दें, लेकिन उसका विरोध हुआ और मराठाओं ने जगह जगह हर जगह रास्ता रोको आंदोलन की घोषणा की है। और इसको कौन पीछे से हवा दे रहा है? क्या वहाँ पर मराठा वर्सेस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है? हालांकि जो परिस्थिति है वहाँ पर शिंदे सरकार में शिंदे जी और फडणवीस जी के अलावा जो वहाँ पर जिस तरह से अजीत पवार जी उप मुख्यमंत्री हैं, फडणवीस जी उप मुख्यमंत्री हैं, ये सब मिलकर इस मामले का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मराठा और किसान जिस तरीके से सड़कों पर हैं, जिस तरीके से सरकार के खिलाफ हैं, वह कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में या दूसरे अन्य दलों के पक्ष में जाता माहौल दिख रहा है। इससे भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल को और शिवसेना शिंदे को इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि फ्रंट पर यही है। वो दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि इसको कोई ना कोई पर्दे के पीछे से हवा दे रहा है, लेकिन कौन हवा दे रहा है, इसके पीछे कौन है, मराठा वर्सेस भाजपा सरकार, कैसे ये मामला शांत होगा, इस पर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता जुट गए हैं कि इसको कैसे हम इस मामले का सॉल्यूशन निकालें। चूँकि 10% आरक्षण दे दिया है, लेकिन इनका कहना है जांगरे जी का कि ये फिर हाई कोर्ट से वो निरस्त हो जाएगा। हमें पिछड़ा वर्ग को जो आंदोलन है, जो पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण है, उसी में से हमको शामिल किया जाए ताकि भविष्य में इस पर रोक ना लगे। आपको पता है असदुद्दीन ओवैसी जी जो IIM के अध्यक्ष हैं, उनका देश भर के जो मुस्लिम इलाके हैं जहां मुस्लिम बहुल सीटें हैं, वो मुस्लिमों का आधार है, वहां पर वो अपनी सभाएं करते हैं। महाराष्ट्र में उन्होंने एक सभा करते हुए शिंदे जी को काफ़ी लताड़ लगाई थी और उनका ये कहना था कि किसान विरोधी है भाजपा, जनता की विरोधी है, गरीबों की विरोधी है। मराठा और मुस्लिम मिलकर
4 सीटें कम से कम महाराष्ट्र में आईआईएम को देंगे। मुसलमान बहुल सीटों पर ये जो नया दांव चला है, चूँकि ओवैसी जी बिहार में भी ऐसा कर रहे हैं, असम में भी ऐसा कर रहे हैं, गुजरात में भी उन्होंने ऐसा किया है और मध्य प्रदेश में भी ऐसा किया है। कई जगह उन्होंने ये एक समीकरण ढूंढे हैं। वहीं उनका दलित वर्सेज मुस्लिम को भी एक करने का प्रयास है। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में ओवैसी जी को कितनी सफलता मिलेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं दलित और मुस्लिम एक हो जाते हैं, मराठा और मुस्लिम एक हो जाते हैं, तो सत्ताधारी दल को इसका भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन एक और दूसरा गणित भी है कि इसमें अगर ओवैसी जी को जो वोट मिलते हैं या जो मराठा लोग हैं जो सरकार के खिलाफ हैं, अगर वो कांग्रेस के साथ चले जाते हैं तो भाजपा को नुकसान होता। इससे कहीं ना कहीं ज़्यादा नुकसान विपक्षी दल को भी हो रहा है, क्योंकि वोट बटेगा तो उसका पूरा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा या शिवसेना शिंदे गुट को मिलेगा। महाराष्ट्र की जो स्थिति है, महाराष्ट्र में अजीत पवार एनसीपी अजीत पवार और शरद पवार में बटी हुई है, शिवसेना शिंदे और इनमें बटी हुई है, ठाकरे जी में बटी हुई है। और यही वजह है कि इसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को मिलने की संभावना नज़र आ रही है, क्योंकि इनके वोट जो बटेंगे और जो इनकी नाराज़गी वाले वोट होंगे वो किस तरफ डाइवर्ट होते हैं, इस पर भाजपा और कांग्रेस के चिंतक रात दिन एक किए हुए हैं, क्योंकि उसका फ़ायदा किसको मिलेगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा। अब यूं आए हैं बीजेपी के लोग, नहीं हम इस्लाम में रिफॉर्म लेकर आएंगे। अरे तुम रिफॉर्म नहीं लाना चाहते हो, तुम हिंदुत्व को लागू करना चाहते हो। तुम भारत की तहजीब क्या है, इसकी भारत एक ऐसा मुल्क है जहां पर लोग कई मजहब को मानते हैं, कोई खुदा को भी नहीं मानते। ये मुल्क ऐसा जहां पर एक जबान नहीं हजारों जबानें बोली जाती। ये मुल्क ऐसा है जहां पर एक तहजीब नहीं हजारों। वहीं अगली खबर हम आपको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर, आम आदमी पार्टी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सपा, आम आदमी पार्टी कांग्रेस और सपा और लालू यादव जी की पार्टी, पूरे देश भर में अभी स्थिति ये हो रही है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस में के साथ मिलकर कुछ अन्य राज्यों में भी गठबंधन किया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया है। देश भर में ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी, सपा और कांग्रेस एकजुट नज़र आ रहे हैं और यह मिलकर चुनौती बन सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को। यदि समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी की कांग्रेस एकजुट हो जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा में, मध्य प्रदेश में यह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। देश भर में जो लोकसभा का गणित है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को कुछ सीटें जो महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में और बिहार, झारखंड में जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं, उससे कैसे भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 का पार का जो नारा लगा रही है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि यह चुनौती कहीं ना कहीं इनकी एकजुटता से एक ताकत ना बन जाए। इस पर भारतीय जनता पार्टी अपने अगले पत्ते फेंकेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पूरा मिशन डेवलपमेंट पे आ गया है। अब उन्हें पता है कि इंडिया गठबंधन नहीं बन पाएगा। इंडिया गठबंधन को खंड खंड कर दिया है, वो पूरी तरह से समाप्त नज़र आ रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दिल्ली में साथ आना, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में साथ आना, इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने बसपा का जो तटस्थ, भारतीय जनता पार्टी को बसपा का तटस्थ रूप फ़ायदा पहुंचाएगा, क्योंकि जो दलित, यादव और मुस्लिम एकजुट हो जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। ऐसा 2014 में और 19 में मिला था। अगर इस 24 में ये एकजुट नहीं हो पाते हैं, दलित वोट अगर बढ़ जाते हैं, वो बसपा के पास ही रहते हैं, तो उसका फ़ायदा भाजपा को मिल सकता है। अब की बार 80 पार और अब की बार 400 पार का जो नारा है भाजपा का, वह कैसे सफल होगा यह आने वाला समय ही बताएगा। अगली एक और खबर, आज देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से सबसे लाइव बैठकर बहुत सारे प्रोजेक्टों पर, रेलवे प्रोजेक्टों पर उन्होंने लोगों को शुभकामनाएं दी और रेल का आधुनिकीकरण करने की बात करी। उसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, देश भर के रेलवे स्टेशनों को उन्नत करने के लिए उन्होंने परियोजनाओं का शुभारंभ किया
और वो लाइव बैठकर उन्होंने देश भर के जो लोग हैं उनको समझाइश दी। दिल्ली से उन्होंने जिस तरह से लोगों को भाषण देकर बताया कि डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाता है। हाँ, इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर प्रहार करना नहीं भूले। कांग्रेस को लगातार उन्होंने वंशवादी पार्टी और जिस तरह से भ्रष्टाचारियों की पार्टी यह बताते हुए उन्होंने लगातार प्रहार किया है। इस पूरे सेक्टर में रूरल इकोनॉमी से जुड़े लोगों और महिलाओं की भी बड़ी भागीदारी होती है। परिधान बनाने वाले हर 10 साथियों में से 7 महिलाएं हैं और हैंडलूम में तो इससे भी ज्यादा है। टेक्सटाइल के अलावा खादी ने भी हमारे भारत की महिलाओं को नई शक्ति दी है। मैं ये कह सकता हूं कि बीते 10 वर्षों में हमने जो भी प्रयास किए उसने खादी को विकास और रोजगार दोनों का साधन बनाया है। यानी खादी गांवों में लाखों रोजगार बना रही है। बीते 10 वर्षों में सरकार ने गरीब कल्याण की जो योजनाएं बनाई है, बीते 10 वर्षों में देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए हैं, इससे हमारे टेक्सटाइल सेक्टर को काफी लाभ मिला है। साथियों, आज भारत दुनिया में कॉटन, जूट और सिल्क के बड़े उत्पादों में से एक बना है। लाखों किसान इस काम में जुटे हैं। सरकार आज लाखों कॉटन किसानों को सपोर्ट कर रही है। उनसे लाखों क्विंटल कॉटन खरीद रही है। सरकार ने जो कस्तूरी कॉटन लॉन्च किया है, वो भारत की अपनी पहचान बनाने की ओर एक बड़ा कदम होने वाला है। एक और खबर, बड़ी खबर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी आज गांधी जी की समाधि स्थल पर गए और उन्होंने सिसोदिया जी की, जो उनके स्कूल शिक्षा मंत्री थे, उनके 1 साल जेल में पूरे होने पर आज वहां पर जाकर अपने उनके साथ समर्थन जताया और उन्होंने कहा कि देश में भ्रष्टाचारी सत्ता में बैठे हुए हैं और जो ईमानदार लोग हैं वो जेल में हैं। तो सत्ता में तो केजरीवाल जी भी बैठे हुए हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा उसका संशय आम आदमी नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचारी अगर जेल में सत्ता में बैठे हैं तो सत्ता में उनकी मध्य प्रदेश में महापौर है, पंजाब में मुख्यमंत्री है, दिल्ली में मुख्यमंत्री है, गोवा में उनके कुछ विधायक हैं। तो अगर ये भ्रष्टाचारी नहीं हैं तो अगर भ्रष्टाचारी सत्ता में बैठे हैं, उनका कहने का अभिप्राय अगर ऐसा है तो उसको स्पष्ट करना चाहिए। हालांकि केजरीवाल के मंत्री सिसोदिया जी 1 साल से जेल में हैं। उनके कई मंत्रियों ने यह बात कही है कि उनको मेंटली परेशान करने की कोशिश की जा रही है। 1 साल से उनको जेल में रखा गया है। इस बात को बताने से वो बचते नजर आए कि आखिर अगर वो पाक साफ हैं तो जेल से जमानत क्यों नहीं हो पा रही उनकी, क्योंकि ये न्यायालय में मामला है। सरकार ने अगर किसी ने आरोप लगाए हैं तो वो अगर जेल में हैं तो न्यायालय उनके दस्तावेज आप अपना पक्ष रखने में शायद सफल नहीं हो पाए हैं। शायद यही वजह है कि उनके संजय सिंह हो या सिसोदिया जी हो या सत्येंद्र जैन जी हो, वो आज भी जेल में अगर हैं तो उसकी वजह न्यायालय के सामने रखना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि वो ईमानदार हैं, वो देश प्रेमी हैं, वो विकास के मार्ग पर आगे चलते हैं और उनको उन्होंने सलूट किया है, तो इस पर कहीं ना कहीं न्यायालय में ये बात रखना चाहिए कि आपको जमानत क्यों नहीं मिल रही है। चिंता का विषय यह है कि हम आरोप सत्ताधारी दल पर लगा देते हैं, लेकिन आपको जमानत नहीं मिल रही है तो ये न्यायालय का विषय है। आप एडवोकेट आप खड़े कीजिए, अपना पक्ष रखिए न्यायालय में, और जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है। डर इस बात का है कि चूंकि केजरीवाल जी को भी लंबे समय से नोटिस पर नोटिस मिल रहे हैं ईडी के, और वो वहाँ पर किसी न किसी कारणवश वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। यह भी आने वाला समय कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पर जिस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री के खिलाफ मामला हुआ था और वो जेल चले गए थे, क्या अब नंबर दिल्ली का है? आज ही के दिन एग्जैक्टली 1 साल पहले मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया था। मेरे बगल में बैठा करते थे यहाँ पे, और बिल्कुल झूठा केस है।
लेकिन हम इस वक्त उनका दुख नहीं मनाएंगे, हमें उन पे गर्व है। हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है। गरीबों के बच्चों को भविष्य देने का, गरीबों के बच्चों को शिक्षा देने का, सपने देखने का, उनके सपनों को पर देने का उन्होंने काम किया है। 75 साल में जो सारी सरकारें, कोई सरकार नहीं कर पाई, वो काम उन्होंने किया है। तो जाहिर तौर पे इस दुनिया के अंदर इतिहास गवाह है कि जब जब इस किस्म के लोग आते हैं और व्यवस्था को ललकारते हैं तो उनके साथ इस तरह का अन्याय होता है। मेरी सदन से सबसे मेंबर से निवेदन है कि एक बार खड़े होकर उनको सैल्यूट कर देते हैं। आप भी हो जाओ। अच्छा आदमी है मनीष सिसोदिया। थैंक यू। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप हमारे साथ बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।